प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। वेलकम टू फिलर फ्रॉम यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत 3 क्लासेस यूनिट 5 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय। और क्लास नंबर हमारा है 90 और जो टाइम हमारा है वो डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स हैं और वहाँ पे जाके आप फॉलो अप करोगे तो डेली के डेली हमारे जितने भी क्लास है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये यूजीसी नेट जो फिलर फॉर्म का जो हमारा एप्लीकेशन है वो उसमें फ्री नोट्स लाइव क्लासेस 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ एंड फ्री बुक्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ, 6 PM को पेपर सेकंड जो हमारा है संस्कृत उसके लिए, और 7 PM को शॉर्ट वीडियो एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट के DI मैथ्स रीजनिंग उसकी क्लास आपको मिल जाएंगी। और ये सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लीज अब थोड़ा क्या है कि एग्जाम हमारी नजदीक आ रही है तो प्लीज अच्छे से प्रिपरेशन करें। और हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड करें तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com। वहाँ पे जाओगे तो डेली की डेली जितनी भी हमारी क्लासेस होती है उसकी PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि YouTube पर हमारी जो फिलर फॉर्म की जो चैनल है उस पर हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें 1 से लेकर के अभी तक के जितने भी वीडियो है वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और फिलर फॉर्म हमारा है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है। उसमें हम काफी बार गिफ्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं गिव अवे में, जिसमें हम बुक्स, स्मार्ट वॉच ऐसे सारे जो है गिफ्ट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारा जो लास्ट गिव अवे था वो 22 मई को था और उसमें हमने स्मार्ट वॉच प्रोवाइड करवाया था। और एक बार सभी स्टूडेंट हमारा मिशन है वो जल्दी से लिख लो, वी वांट JRF। हमें क्या चाहिए, हमें क्या नीड है और हमारी जो मिशन है वो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। तो एक बार सभी स्टूडेंट लिख लो, वी वांट JRF। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हमारा कंप्लीट सिलेबस 1 2 3 4 9 10 7 8 और 5 हमारी कंटिन्यू हो रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है भारतीय आर्य भाषाएं। तो भारतीय आर्य भाषाएं 3 टाइप्स हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। उसका समय देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसका समय है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक। मध्यकालीन भाषाएं जो है भारतीय आर्य भाषाएं वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं है वो 1000 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। और अब हम जो है वो आधुनिक आर्य भाषा में आते हैं। तो देखते हैं हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो पहली है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी जिस पर हमारे ग्रंथ मिलते हैं, वेदों पुराणों वो सब है वो वैदिक संस्कृत में है। और लौकिक संस्कृत ये है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। प्राचीन प्राकृत या पाली, मध्यकालीन प्राकृत और परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश। प्राचीन प्राकृत या पाली में शिलालेख प्राकृत है और मध्यकालीन प्राकृत में शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची ये मध्यकालीन प्राकृत में है। और उसके बाद है परकालीन यानी प्राकृत या अपभ्रंश, उसमें अपभ्रंश मिलते हैं। उसके बाद आधुनिक, इसका विकास मध्यकालीन अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। अपभ्रंश शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, ब्राह्मण और खस ये है आधुनिक। और परिवर्तन और विकास की दिशाएं एवं कारण। संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है, भाषा भी परिवर्तनशील है।
जिस प्रकार भारतीय ध्वनियों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता रहता है। इस अर्थ परिवर्तन को विकास सिद्धांत की दृष्टि से अर्थ विकास भी कहा जाता है। यह अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार का होता है। कहीं पर अर्थ का विस्तार होता है, कहीं पर अर्थ के संकोच होते हैं और कहीं पर पुराने अर्थ के स्थान पर नया अर्थ आ जाता है। इन्हें ये 3 नाम दिए गए हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश, यानी एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग और ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। ठीक है, इन तीनों के जो उदाहरण देते हैं उन पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कुछ स्थानों पर अर्थ अपने मूल अर्थ से उत्कृष्ट हो गया है और कहीं पर वह अपने मूल अर्थ से निष्कृष्ट, अपकृष्ट या घटित हो गया है। इस दृष्टि से भी इनको 2 भाग में रखा जाता है। ये उपर्युक्त 3 भेदों में आते हैं, परंतु सुविधा के लिए इन पर अलग भी विचार किया जाता है। ये 2 भेद देखते हैं हम, अर्थोत्कर्ष और अर्थपरकर्ष, यानी इवैल्यूएशन ऑफ मीनिंग और डिटरमिनेशन ऑफ मीनिंग। ब्रील के अनुसार यह अर्थ परिवर्तन के 3 प्रकार होते हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अर्थ विस्तार देखते हैं हम, कुछ शब्द मूल रूप में किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे, बाद में उनके अर्थ में विस्तार हो गया। उदाहरण है कुशल, प्रवीण, तेल, गौशाला यानी गोष्ठ, महाराज और गवेषणा। उसके बाद है अर्थ संकोच। तो अर्थ विस्तार के विपरीत कुछ शब्दों के अर्थ में संकोच हुआ है। उदाहरण है गौ, अश्व, पृथ्वी, मनुष्य, यानी जगत, संसार, अम्बुज, सरसीज, सरोज, पंकज, नीरज, जलद, तोयद, अम्बुद, वारिवा, वारिधि, नीरधि, अम्बुदि, तोयदि, पर्वत, तटस्थ, मध्यस्थ, मंदिर, मृग, सौम्य, श्राद्ध, वेदना, द्रुणा, अनुकूल, प्रतिकूल, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, नामकरण, पारिभाषिकता, तर्पण, सर्व, यह है अर्थ संकोच। उसके बाद है अर्थादेश। अर्थादेश का अर्थ है अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना। अर्थादेश में शब्द का प्राचीन अर्थ लुप्त हो जाता है और नया आ जाता है। उदाहरण है असुर, वर, मौन, देवाना, प्रिय, मूर्ख, बौद्ध, बुद्धू, पाषाण्य, आकाशवाणी, साहस, खाद्य, भद्रभद्रा, मुग्ध और करपट यानी कपड़ा, वाडिका तो बाड़ी। ये अर्थादेश यानी एक जो शब्द है उसके स्थान पर दूसरा शब्द आ जाता है। उसके बाद है अर्थोत्कर्ष, मुग्ध, साहसी, करपट, कपटा, फिरंगी, गोष्ठी, गवेषणा और सभ्य। उसके बाद है अर्थोपकर्ष, असुर, जुगुप्सा, शौच, देवानाम प्रिय, द्रुणा, महाराज, भद्रभद्रा, चतुर्वेदी, चौंबे, हरिजन, शिल्पकार, लिंग, उदार, मधुर, वज्रवाटु, आबदस्त, कामशास्त्र और सहवास, यह है अर्थोपकर्ष। उसके बाद वाक्य का लक्षण व भेद, वाक्य की परिभाषाएं। पतंजलि ने महाभाष्य में वाक्य के 5 लक्षण दिए हैं। पहला है एक क्रियापद वाक्य है, दूसरा है अव्यय, कारक और विशेषण से युक्त क्रियापद वाक्य है, क्रिया विशेषण युक्त क्रियापद वाक्य है। उसके बाद है विशेषण युक्त क्रियापद वाक्य है। उसके बाद क्रियापद रहित संज्ञा पद भी वाक्य होता है, जैसे तर्पणम यानी तर्पण करो, पिंडिनम यानी ग्रास खाओ। मीमांसकों, नैयायिकों और साहित्य शास्त्रियों ने साकांक्ष पद समूह को वाक्य माना है। आचार्य विश्वनाथ ने आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त
पद समूह को वाक्य माना है। आचार्य भर्तृहरि ने अपने पूर्ववर्ती व्याकरणों और दार्शनिकों के मतों का संग्रह वाक्य पद्य में करते हुए वाक्य की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हुई है। कौन कौन सी दी है तो देखते हैं हम। क्रिया पद को वाक्य कहते हैं। क्रिया युक्त कारकादि के समूह को वाक्य कहते हैं। क्रिया एवं कारकादि समूह में रहने वाली जाति वाक्य है। क्रियादि समूहगत एक अखंड शब्द यानी स्फोट वाक्य है। क्रियादि पदों के क्रम विशेष को वाक्य कहते हैं। क्रियादि के बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं। साकांक्ष प्रथम पद को वाक्य कहते हैं। साकांक्ष पृथक पृथक सभी पदों को वाक्य कहते हैं। वाक्यों के प्रकार। विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करने पर भाषा में प्रयुक्त वाक्यों के अनेक प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। इनको संक्षिप्त में इस प्रकार रखा जा सकता है। आकृति मूलक भेद, रचना मूलक भेद, अर्थ मूलक भेद, क्रिया मूलक भेद और शैली मूलक भेद। ये 5 प्रकार के वाक्यों के प्रकार के भेद हैं। पहला आकृति मूलक, दूसरा रचना मूलक, तीसरा अर्थ मूलक, चौथा क्रिया मूलक और पांचवा शैली मूलक। उसके बाद है भारोपीय भाषा परिवार का सामान्य परिचय। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। इस भाषा परिवार की समूह प्रमुख भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतालवी इत्यादि है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो उसमें भारत में बोलने वाले लोगों का परसेंटेज देखते हैं हम। भारोपीय 73%, द्रविड़ 25%, आस्ट्रिक तो 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7%। इतनी भारत में बोलने वाली भाषाओं का परसेंटेज है। विस्तृत क्षेत्र। भारत में आदिवासियों द्वारा भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हिंदी भाषी प्रदेशों में विशेष रूप से बोली जाती है। हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य भारोपीय भाषाओं के क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले आदिवासी भी भारोपीय परिवार की ही भाषा बोलते हैं। आदिवासी भाषाओं में भारोपीय भाषा परिवार की सबसे अधिक व्यवहृत भाषा भीली है, जो मुख्य रूप से भीलों और उसके उपवर्ग द्वारा हो तो व्यवहार में लाई ही जाती है, पर भील क्षेत्र के गैर आदिवासी भी इसका प्रयोग करते हैं। भीली बोलने वालों की संख्या सन 1961 में 2,24,39,611 यानी 24,39,611 आंकी गई है। भील, मीणा और मिलाला जहां भीली भाषा का प्रयोग करते हैं वही भुइया, मुबिया, कुमार, दोबा और हलवा छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। अग्रिका, बिंजवार और कोल भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। चकमा, बंगला भाषा का प्रयोग करते हैं तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी की कुछ जनजातियां असमिया भाषा का प्रयोग करते हैं। भारोपीय भाषाओं को व्यवहार करने वाले अधिकतर आदिवासी कोल समूह के हैं। इनके बाद द्रविड़ और मंगोल जाति के आदिवासियों का क्षेत्र आता है। विशेषता देखते हैं हम। भारोपीय भाषा परिवार की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है यह विश्व के बड़े भाग में बोला जाता है। दूसरा है अन्य परिवारों की तुलना में इसमें भाषाओं और बोलियों की संख्या बहुत अधिक है। तीसरा है साहित्य रचना के क्षेत्र में भी इस परिवार की रचनाएं अग्रणी है। इस परिवार की भाषाओं तथा बोलियों का विश्लेषण विश्व में सर्वाधिक हुआ है।
उसके बाद है भाषा विज्ञान के विकास में इस परिवार के विद्वानों जैसे पाणिनि, भर्तृहरि, ब्लूमफील्ड, चौकसी आदि ने ही सर्वाधिक कार्य किया है। उसके बाद है वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत में अंतर। जो वैदिक संस्कृत था और लौकिक संस्कृत है उसमें क्या अंतर है वो देखते हैं हम। तो आइए, संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी अस्ति, यानी जो संस्कृत भाषा है वो सर्व भाषा की जननी है। भारतीय उपमहाद्वीप में विचार विनिमय हेतु उपयोग में लाई गई ज्ञात भाषाओं में सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा है, जिसके सामान्यतः दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत या प्राचीन संस्कृत का उपयोग वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद में देखने को मिलते हैं। पाणिनि ऋषि से पूर्व की लगभग सभी रचना वैदिक संस्कृत में मिलती है। यह बारोपीय यानी इंडो यूरोपीय भाषा ईरानियों के पवित्र ग्रंथ अवेस्ता की भाषा के निकटवर्ती प्रतीत होती है। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से लौकिक संस्कृत का रूप उभर कर आया। संस्कृत भाषा में व्याकरणिक सुधार के साथ सामान्य संस्कृत भाषा की शब्दावली का उपयोग किया गया है। लौकिक संस्कृत का प्राचीन उपयोग 500 ईसा पूर्व रामायण और महाभारत में मिलता है। लौकिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत का विकसित रूप माना जाता है। संस्कृत प्रथम शताब्दी में भारतीय आर्य परिवार की यह भाषा पूर्वी और मध्य एशिया में अत्यंत प्रसिद्ध हो गई थी। दोनों में धातु रूपगत अंतर है। वैदिक काल में एक शब्द के कई तरह के अर्थ थे। धीरे धीरे विकास के साथ पर्याप्त शब्द संस्कृत में शामिल होते गए। वेदों में गौ के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे किरणे, धरती और गाय। गौ शब्द के 3 अर्थ बने। पहले मृग शब्द का प्रयोग सिंह, हाथी, हिरण सबके लिए होता था। फिर मृग हस्तिन शब्द हुआ हाथी के लिए, मतलब हाथ वाला या सूंड वाला मृग। फिर केवल हस्ती रह गया। वैदिक संस्कृत में रू और लू के दीर्घ रूप क्रमशः रू और लू समन्वित शब्द सम्मिलित थे, जो आधुनिक संस्कृत में नहीं दिखाई देते। संयुक्त अक्षरों में ह और न का संयोग तथा चंद्र बिंदु और स्वर का संयोग मिलता है। उदाहरण है समूहस्य पुसारे मधुमा अस्तु, जो आधुनिक संस्कृत में नहीं मिलता। कतिपय आर्ष रूप कालों की छटाई जैसे लूम, लेट, उदाहरण अवादित, अगात आदि रूप भी आधुनिक संस्कृत में नहीं मिलते हैं। आज की संस्कृत वैदिक संस्कृत में से ही निकली है, जबकि उस समय की लौकिक संस्कृत से प्राकृत आदि भाषाएं निकली। भाषा और बोली में जो भाषा और वाक्य में अंतर देखते हैं हम। भाषा और वाक्य, भाषा किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। भाषा शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से अपने व्यापक अर्थ में किया जाता है। इसमें उच्चारण, ग्रहण और बोध सभी का समावेश रहता है। बोलने वाला भी भाषा बोलता है, सुनने वाला भी भाषा सुनता है और बोध भी भाषा रूप में होता है। परंतु गंभीरता से विचार करने पर भाषा के 2 रूप प्रकट होते हैं। पहले स्थायी एवं सूक्ष्म रूप, दूसरी है अस्थायी एवं स्थूल रूप। सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप। स्थायी एवं सूक्ष्म रूप को भाषा यानी लैंग्वेज और अस्थायी एवं स्थूल रूप को वाक्य यानी स्पीच कहते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज और वाक्य यानी स्पीच। इस वाक्य को भाषण भी कर सकते हैं, यानी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो भाषा हिंदी है, और जो मैं बोल रही हूँ यानी वॉक यानी स्पीच जो है वो लैंग्वेज और स्पीच में इतना डिस्टेंस है। भाषा और वाक्य का अंतर भाषा और भाषण के अंतर
से भी समझाया जा सकता है। जो मैंने अभी बताया कि जो मैं अभी बोल रही हूँ वो भाषा है और जो मैं बोल रही हूँ वो भाषण है यानी स्पीच है। भाषा और वाक में अंतर। भाषा सूक्ष्म एवं भावात्मक वस्तु है, वाक स्थूल और भौतिक वस्तु है। भाषा स्थायी है और वाक अस्थायी है। जो कुछ हम बोलते हैं और सुनते हैं वह वाक है। श्रवण के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वह भाषा है। वागेंद्रिय द्वारा उच्चारित और श्रवणेंद्रिय द्वारा गृहीत भाषा का रूप वाक की कोटि में आता है। भाषा के आदान और प्रदान बोलने और सुनने की गणना वाक में होती है। इसके द्वारा जो बोध या ज्ञान होता है वह भाषा का वास्तविक रूप है। भाषा कूटस्थ है, भावात्मक है, सूक्ष्म है और अनिवर्चनीय है। वाक भाषा के प्रकाशन का माध्यम है। यह स्थूल एवं नश्वर है। इसका निर्वचन या विश्लेषण हो सकता है। इसी आधार पर ध्वनि विज्ञान अंग की सत्ता है। वाक्य पदीय के शब्दों में भाषा को स्फोट और वाक को नाद कह सकते हैं। भाषा साध्य है, वाक साधन है। हम शब्दों या वाक्यों को सुनकर जो कुछ सीखते हैं वह भाषा है। भाषा को सीखकर जो हम बोलते हैं वह वाक है। इस प्रकार भाषा के बोध पक्ष को भाषा कहते हैं और उच्चारण एवं श्रवण पक्ष को वाक। ज्ञान भाषा है और उसका प्रकाशन वाक है। भाषा अनुभूति भाव विचार के रूप में स्थायी है और वाक उच्चारण के साथ नष्ट होती रहती है। एक वाक्य को 20 बार बोलने पर वाक की 20 इकाइयों होगी, परंतु भाषा की वह एक इकाई मानी जाएगी। भाषा ज्ञान की समष्टि है और वाक उसकी अभिव्यक्ति। वाक्य और व्याकरण भाषा के अंग हैं, परंतु उच्चारण और ग्रहण वाक के अवयव है। ये वाक और भाषा के डिफरेंस हैं, तो आप समझ सकते हो। उसके बाद है भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली क्या है? तो भाषा, यदि भाषा की बात की जाए तो ये एक प्रकार का साधन होता है जो अपने अंदर की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हम वाचिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं। भाषा मुंह से बोले गए शब्दों और वाक्यों का समूह होता है जिनके द्वारा हम अपनी बात दूसरे को समझा पाते हैं। जब कुछ शाब्दिक ध्वनियों का प्रयोग करके कुछ वाक्यों के समूह को मिला के जब पूरा एक पैराग्राफ बनता है उसे भाषा कहा जा सकता है। और बोली तो किसी भी प्रकार की भाषा क्यों न हो, उनका जन्म बोली से ही होता है। जब बोली के व्याकरण का मानकीकरण किया जाता है और उस बोली के बोलने पर उसे लिखने से कोई अर्थपूर्ण वाक्य बनता है जिसे हम आराम से समझ सकते हैं। और बोली जब भावों को समझा पाती है और उसे लिखने से साहित्य का रूप बनता है तो उसे भाषा कहा जाता है। कोई भी बोली हमारे लिए तब अधिक महत्व रखती है जब उसका स्थान साहित्य में है। शिक्षा में या सामाजिक व्यवहार में कारगर हो कई सारी बोलियां मिलके ही एक भाषा को उत्पन्न करती है। भाषा और बोली में अंतर देखते हैं हम। शब्दों और वाक्यों के समूह को भाषा कहते हैं। इन्हें हम बोल के या लिख के समझ या समझा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मौखिक ध्वनि जिनके साथ शब्द और वाक्य प्रस्तुत होते हैं वो बोली कहलाती है। दूसरा है भाषा को हम लिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी होती है जिन्हें हम लिखित रूप में नहीं पाते हैं, बोली कहलाती है, जैसे भोजपुरी। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित, जबकि बोली को हम केवल मौखिक रूप से ही पाते हैं। चौथा है भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी आदि। और यदि बोली की बात की जाए
तो वह क्षेत्र विषय में बोली जाती है और इसमें जो लिपि का उपयोग करके लिखा जाता है वो उस भाषा की बोली कहलाती है। उसके बाद है भाषा विस्तृत होती है जबकि बोली स्थानीय होती है। जैसे कि भाषा है तो हिंदी वो विस्तृत है, यानी मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, भाषा हिंदी सबको पता है। या अब बोली की बात की जाए तो मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती बोलती हूँ, जैसे कि केम छो तो आपको समझ में नहीं आता। ये जो मैंने बोला वो अभी ये मेरे स्थान के जो है उसको ही समझ में आएगा, तो वो स्थानीय होती है। भाषा का प्रयोग शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, साहित्य आदि में होता है, जबकि बोली को कभी बोलने में उपयोग कर सकते हैं अर्थात बात करने में, यानी हम आपस में जब हम दो है यानी दो गुजराती हैं आपस में बात करेंगे तो तीसरे जो है राजस्थानी को नहीं पता चलेगा, यानी हिंदी जो है वो शिक्षा, सामाजिक व्यवहार आदि सब में आएगी और बोली जो है वो आपस में ही समझ में आएगी और बात करने के लिए ही ठीक रहेगी। भाषा में शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना होता है, जबकि बोली को बोलने के लिए कोई नियम नहीं रहता, यानी भाषा है उसमें स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, यानी उसमें शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और बोली तो हम जैसे भी बोले सामने वाले को समझ में आ ही जाएगा, उसमें कोई नियम नहीं रहता। उसके बाद है भाषा का व्याकरण होता है जबकि बोली का नहीं होता, यानी भाषा जो है संस्कृत में व्याकरण होता है और जबकि बोली में तो व्याकरण नहीं होता। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो इकाई 6 व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन उस पर होगी और विशिष्ट अध्ययन हम जल्दी में देख लेंगे, 2-3 दिन में देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी टाइम नहीं है, हमें एग्जाम के लिए एमसीक्यू भी क्लियर करवाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और वी वांट योर फीडबैक, हमें आपका फीडबैक चाहिए और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।